Hello everyone, I am Manisha Prajapat and again I welcome you all the CA point classes. So first of all thank you so much to all of you. मैम इतना ज़्यादा थैंक यू हम लोगों को क्यों बोल रहे हो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू. देखिए जो हमारा ये सीरीज है, जो हम इनिशिएटिव लेके आए हैं कि हम आपको वन शॉट में यानी कि पूरे रिविजनरी वीडियोस जो हम लेके आए हैं, आप लोग इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में पुट कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू. और मेरा प्रॉमिस है अगर आप लोग इसी तरह से मतलब इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो ये आप लोगों का जो टारगेट है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आपका ICAI के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 4, जिसको ICAI ने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मीनिंग होता है मार्केट का, ठीक है, किस किस तरह के मार्केट्स होते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस देखेंगे डिफरेंट मार्केट्स में. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है डिसाइड करना. और उसके बाद में हम अपनी 3rd यूनिट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम MCQs सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट. अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? रीज़न क्या होता है कि पढ़ने की जो अप्रोच है वो अगर हमारी दूसरों से अलग होगी तभी हम सिलेक्ट हो सकते हैं. अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में कि लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस उठा लिया, पूरा कंटेंट उठा लिया, उसको लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस के रट्टे लगा रहे हैं. बेटा आपका जो ये सिलेबस है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है, ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, लाइन टू लाइन पढ़ना भी नहीं चलेगा. यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि आपके पास में कॉन्सेप्ट हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और चीज़ें टिप्स पर जब होंगी, आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. तो इसी अप्रोच से हम पढ़ रहे हैं और इसी अप्रोच से हम पढ़ेंगे. बिल्कुल टिप्स पे पढ़ाऊंगी, बिल्कुल मतलब टिप्स पे याद करवा दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है. तो शुरू करें. सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है मार्केट. मार्केट इज अ प्लेस. देखिए बहुत ही साधारण भाषा में समझते हैं. बच्चे को पता है कि कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, और बड़ों को पता है कि क्या बेचना है और कैसे बेचना है. आप लोग समझ गए होंगे मार्केट का मतलब होता है वो जगह, वो प्लेस जहां पर आपके बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, यानी जहां पर मिल जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मार्केट. देखिए मार्केट इज अ प्लेस वेयर बोथ बायर एंड सेलर्स एग्जिट फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. दैट्स इट. क्या एलिमेंट्स होते हैं? वही कि भाई बायर और सेलर होना चाहिए, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस होनी चाहिए, तभी तो मार्केट बनेगा. एक खरीदेगा एक बेचेगा, ठीक. बार्गेनिंग फॉर प्राइस. बार्गेनिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं. मान लीजिए आप लोग गए मार्केट में, गए एक शर्ट खरीदने के लिए गए, तो शॉपकीपर ने बोला मैम 1000 रुपये का है, तो आप क्या बोलेंगे? भैया 800 रुपये लगा दो. तो वो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? बार्गेनिंग कर रहे हैं. तो बार्गेनिंग पावर फॉर दी प्राइस. तो यही कुछ एलिमेंट्स हैं मार्केट के, इसी को मार्केट बोलते हैं. आप सब लोग जानते हैं, इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ओके, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केट. यहाँ से आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है. थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और टिप्स पे पढ़ेंगे. देखिए आपके मार्केट को बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, रेगुलेशंस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ कंपटीशन. ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं. शुरू करते हैं, इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे बिल्कुल. सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट में आपका पहला पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है लोकेशन, यानी कि लोकेशन के हिसाब से आपके मार्केट को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में. पहला है लोकल मार्केट. अब लोकल मार्केट नाम से ही पता चल रहा है, आपकी गली में नुक्कड़ पे जो नाई की दुकान है वो कहाँ, वो मतलब किस में आ रही है? आपके लोकल मार्केट में आ रही है. छोटी छोटी सब्जी की दुकान है आपकी गली के आसपास में, आपके मोहल्ले के आसपास में, किस में आती है? वो लोकल मार्केट में आती है. किराना स्टोर्स इतने सारे खुले, मतलब एक ही गली में 4-4 खुले हुए हैं, क्या है ये? लोकल मार्केट है. बहुत ही आसान है. इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हम देखें तो वो है आपका रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट का मतलब हो गया क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि मान लीजिए आपका जोधपुर है, तो जोधपुर के लोग मान लीजिए समोसा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, या कचौरी, मतलब यहाँ पे कचौरी और समोसा ज़्यादा सेल होता है. वहीं अगर आप जयपुर में जाएंगे तो वहाँ पे आपका पिज्ज़ा ज़्यादा सेल हो रहा है. यानी कि मार्केट को किस हिसाब से डिवाइड कर दिया? मतलब रीजनल मार्केट, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट है, इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हम देखें तो वो हो गया आपका नेशनल मार्केट. अब अगर आप एग्जाम्पल लो, मान लीजिए आप साड़ी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो हमारे इंडिया में कस्टम है कि हम लोग साड़ी वियर करते हैं, ठीक.
लेकिन मे भी पॉसिबल कि आप इंडिया से बाहर जाओ तो वहां पर कोई भी साड़ी खरीदने वाला खरीदार आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसको बोला जाता है नेशनल मार्केट। ठीक, और एंड में आपका जो सबसे बड़ा मार्केट होता है दैट इज इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी जो कारें हो गई, आपके मोबाइल्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो इनका जो मार्केट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो बस इतना मोटा मोटी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और हम सॉल्व करके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन में कि टाइम के हिसाब से मार्केट को डिवाइड करने का आइडिया किसने दिया था? तो वो आइडिया दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि टाइम के हिसाब से किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो टाइम के हिसाब से 4 टाइप के मार्केट हो सकते हैं। पहला है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड है आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट, थर्ड है लॉन्ग पीरियड मार्केट, और फोर्थ है आपका वेरी लॉन्ग, जिसको बोलते हैं सेक्युलर पीरियड मार्केट। देखिए वेरी शॉर्ट मार्केट के अंदर वो गुड्स आएंगी जो पेरिशेबल होंगी, जो नॉन ड्यूरेबल होंगी, जैसे कि मान लीजिए आपकी वेजिटेबल्स। ठीक है, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो नॉन ड्यूरेबल होती है, यानी कि 2-3 दिन में वो सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, पेरिशेबल होती हैं। ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है। जैसे मान लीजिए रेड रोज या फ्लावर मान लीजिए बेसिकली, तो फ्लावर जो होता है वो 2-3 दिन तो आप फ्रिज में रख के उसको फ्रेश रख लेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वो सड़ जाएगा। कहने का मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम किन चीज़ों को रखते हैं जो पेरिशेबल होती हैं और जो नॉन ड्यूरेबल होती हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि शॉर्ट पीरियड इकोनॉमिक्स में किसको बोला जाता है, जहां पर आपका एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड रहे, वो हो गया आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट। और लॉन्ग पीरियड मार्केट में मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, उसको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। और सबसे लास्ट है आपका वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर सेक्युलर पीरियड मार्केट। तो वेरी लॉन्ग पीरियड में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबे समय में ये होता है कि मान लो पॉपुलेशन ही चेंज हो गई अगर आपके देश की, तो वो जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, जो भी हो रहा है, तो उसको बोला जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर सेक्युलर पीरियड। चलिए नेक्स्ट, थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से 2 तरह के मार्केट होते हैं। एक तो होता है आपका कैश मार्केट, जिसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये टर्म जो लिखी हुई है ना स्पॉट मार्केट, ये मतलब कैश मार्केट तो थोड़ा इजी हो गया, तो आपसे जब पूछेगा तो स्पॉट मार्केट करके पूछेगा, थोड़ा सा टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट है आपका फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्यूचर मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट भी बोला जाता है। कैश मार्केट का मतलब हो गया जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हैंड टू हैंड हो रहा है। मान लीजिए आपने कोई सर्विस कंज्यूम की और पैसे दे दिए, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और पैसे दे दिए। हैंड टू हैंड जब ट्रांजैक्शन हो गया, सेटलमेंट हो गया ट्रांजैक्शन का, तो वहां पर हो गया आपका ऑन द स्पॉट या फिर कैश मार्केट। और फ्यूचर मार्केट तो नाम से ही पता चल रहा है, जो उधारी वाला मैटर है वो हमारा कहाँ पे आ गया, फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में 2-4 चीज़ें और भी आती है, जैसे कि आपका शेयर मार्केट है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा फ्यूचर्स ऑप्शंस इनमें कुछ ट्रेडिंग वगैरह को अगर आप जानते हो तो उसमें क्या होता है, ऐसे प्रॉमिस किया जाता है कि जो डिलीवरी है बॉन्ड्स की, शेयर्स की, वो कुछ टाइम बाद में लेनी है, देनी है, इस टाइप का कुछ चलता है। कहने का मतलब आपको इतना याद रखना है कि फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, डिलीवरी जो होती है वो फ्यूचर में होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस। रेगुलेशंस यानी कि रेगुलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से आप मान लीजिए कंट्रोल के हिसाब से। अब जैसे कि आपके बैंक्स हैं, तो बैंक जो है वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए बैंक्स के ऊपर कौन बैठा है, आरबीआई बैठा है। यानी आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है। वैसे अगर आप थोड़ा सा शेयर मार्केट को जानते हैं तो शेयर मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है आपका सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के लिए कौन बैठा है, सेबी बैठा है। तो इस तरह के जो मार्केट होते हैं इनको बोला जाता है जिनके ऊपर कोई बैठा है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसको बोला जाता है रेगुलेटेड मार्केट। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट जैसे कि आपका सब्जी मंडी, क्या सब्जी मंडी को कोई रेगुलेट मतलब कोई अथॉरिटी बैठी है उसको रेगुलेट करने के लिए, कोई भी नहीं बैठा, तो यानी कि इसको फ्री छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्री मार्केट।
एज देर इज नो, मतलब कोई उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं बैठी है, बस इतना याद रखना है, उसको फ्री मार्केट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी मान लीजिए। होलसेल मार्केट आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, थोक में अगर हमें खरीदना पड़ रहा है, बल्क में खरीदना पड़ रहा है, उसको बोलेंगे होलसेल मार्केट। और अगर आपको छुट्टा मिल जाता है, छोटी क्वांटिटी में भी अगर आप खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिटेल मार्केट। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बस एक बार नजरों से मतलब निकालना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट है और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ, जैसे जैसे हम स्लाइड में आगे बढ़ेंगे डिटेल में आता चला जाएगा, और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंपटीशन में देखें तो पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन कहाँ होता है, कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ पहले शॉर्ट में, कि परफेक्ट कंपटीशन यानी कि जहां पर बहुत सारे बायर्स होंगे और बहुत सारे सेलर्स होंगे। ठीक है, जहां पर एंट्री और एग्जिट जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, जहां पर लोगों को हर तरह से नॉलेज होगी, यानी कि हर चीज की नॉलेज होगी कि क्या इनपुट चीजों में काम में लिया जा रहा है, ठीक है, कितनी कॉस्ट आ रही है, परफेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है, यानी कि ज्यादा नंबर्स और सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, ऐसा जो आपका मार्केट होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है इसमें भी बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन से, तो परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया। और एक डिफरेंस इनमें यह होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली आपका दो वर्ड से बना है, एक है आपका ओलिगो और दूसरा है आपका पोली। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें ओलिगो का मतलब होता है फ्यू यानी कुछ, और पोली का मतलब होता है फर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ फर्म होंगी, 2 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, और वही क्या करेंगे, मार्केट पर राज करेंगी, और उसी को बोला जाता है ओलिगोपोली। जैसे कि आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ले दे के 4-5 प्लेयर्स आपको दिखेंगे, आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडा आइडिया हो गया, BSNL हो गया, इससे ज़्यादा आप कहाँ से लेके आओगे, यानी कि फ्यू सेलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोनोपोली। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और पोली। पोली का अगेन वही मतलब होता है फर्म, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, यानी कि जहां पर सिंगल सेलर होगा उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले चलिए ओके, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपकी 10 रुपये कॉस्ट आई। कितनी कॉस्ट आई आपकी, 10 रुपये, और आपने उस प्रोडक्ट को 20 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये क्या है आपकी सेलिंग प्राइस, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। 20 रुपये में आपने बेचा, और वो जो आपको 20 रुपये मिले इसी को हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक, टोटल रेवेन्यू। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, आपका भिंडी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, भिंडी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। भिंडी है आपकी 10 रुपये किलो। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, भिंडी है आपकी 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख देती हूँ सेलिंग की, कि आपने 1 किलो भिंडी बेची, 2 किलो बेची, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। तो यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, पहले ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो 1 किलो भिंडी बेची 10 रुपये के भाव से, तो 10 रुपये मिले। 2 किलो बेची तो 20 रुपये मिले, 3 किलो बेची तो 30 रुपये मिले, 4 किलो बेची तो 40 रुपये मिले, और 5 किलो बेची तो 5 रुपये मिले, 50 रुपये मिले। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए MR, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर तो क्वांटिटी हमने सेल करी 1 किलो, उससे पहले कोई कुछ ना कुछ जीरो रही होगी, तो यहाँ पर भी जीरो रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर भी आपका 10 आ गया, यहाँ पर भी सबका डिफरेंस निकाल रही हूँ मैं, 10 आ गया, 10 आ गया। तो ये क्या है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। बात करें आपका, यानी कि हमने क्या देख लिया, टोटल रेवेन्यू देख लिया और मार्जिनल रेवेन्यू देख लिया। अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। देखिए AR जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल रेवेन्यू है उसको आपको क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहां से आपको डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 आया। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 10 ही आया, 30 डिवाइडेड बाय 3 10 आया, 40 डिवाइडेड बाय 4 10 आया, 10 आया। तो ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। यानी कि यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया कि आपको क्या करना है, जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर देना है क्वांटिटी से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास में। तो ये होता है आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एक बिहेवियरल प्रिंसिपल मैं आपको समझाती हूँ। पहला प्रिंसिपल है बिहेवियरल प्रिंसिपल, वो बोलता है कि मान लीजिए आपने ये पेन बनाया, आपकी कॉस्ट आई 10 रुपये, तो पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि कम से, अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपये आ रही है तो कम से कम आपको उसकी प्राइस 10 रुपये तो रखनी ही है। यानी कि इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कवर हो ही जानी चाहिए। तो इसको बोला जाता है, पहला प्रिंसिपल है हमारा बिहेवियरल प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारा, प्रिंसिपल नंबर 2 दैट इज बिहेवियरल प्रिंसिपल। वो बोलता है, मान लीजिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपये है, आप जब मार्कर को बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, और आपका MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी 6 रुपये है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि आपको तब तक प्रोडक्शन करते रहना चाहिए जब तक कि आपका MC क्या नहीं हो जाए, 10 नहीं हो जाए। यानी कि आपका जब तक MR इक्वल्स टू MC नहीं हो जाए तब तक आपको प्रोडक्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कमा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे आप कमा रहे हैं, 4 रुपये कमा रहे हैं। अगर ये 7 भी हो गया तो भी आप 3 रुपये कमा रहे हैं, अगर ये 8 भी हो गया तो भी आप 2 रुपये कमा रहे हैं। यानी कि जब तक MR इज इक्वल टू MC नहीं हो जाता तब तक आपको प्रोडक्शन करते रहना चाहिए, और यही है हमारा प्रिंसिपल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड यूनिट पे आते हैं। सेकंड यूनिट को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा रखा है। ब्रीफ में 1 मिनट में मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद में हम थर्ड यूनिट पे जंप करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। और प्राइस डिटर्मिनेशन इन जनरल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई मिल जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहीं पर आपकी प्राइस डिसाइड होती है, और यहाँ पर आपका जो सेलर है वो भी खुश रहता है और आपका बायर भी खुश रहता है। ठीक है, ये आपको समझ आता है। ठीक है, फिर चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। चेंजेस ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा या फिर वो राइट में शिफ्ट होगा। और शिफ्ट होने का रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, उनकी वजह से अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि शिफ्ट हो रहा है, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बहुत अच्छे से हमने समझा था, अगेन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने समझाया हुआ आपको इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। तो अभी हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग पिछले वीडियोज़ को जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। थर्ड यूनिट पे जंप करते हैं, दैट इज प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। चलिए अब बात करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ओलिगोपोली की, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, क्लियर है। प्रोडक्ट सप्लाई बाय ऑल फर्म आर आइडेंटिकल और होमोजीनियस होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन में, याद रहेगा। एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो होता है वो आपका बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज का एलिमेंट यहाँ पे आपका एग्जिट करता है, क्योंकि सभी को सब कुछ पता है। परफेक्ट नॉलेज होती है, आपका जो बायर है, जो सेलर है, उसको उस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है वो प्राइस टेकर होता है या मेकर होता है, तो याद रखना है प्राइस टेकर होता है, यानी वो खुद तय नहीं करता है प्राइस, उसको बनी बनाई प्राइस मिलती है, उसको टेक करता है, इसलिए उसको बोला जाता है प्राइस टेकर। ठीक, इतना याद रखना है।
चलिए, प्राइस डिटर्मिनेशन आपको अगेन मैंने अभी समझाया, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है हमारा, जहां पे हमारी सप्लाई और हमारा डिमांड मीट करते हैं और वहीं पर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम मोनोपोली पर। मोनोपोली क्या होती है, थोड़े से देख लीजिए कि फीचर्स क्या होते हैं इसके। यहां पर मैंने आपको बताया था मोनो और पोली दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब ही यही होता है कि सिंगल सेलर होगा और उसी की मोनोपोली होगी, यानी कि सिंगल सेलर होगा। बैरियर्स टू एंट्री होगा, बैरियर्स टू एंट्री। देखिए मोनोपोली के कॉजेज देखिए आप, क्या कॉजेज है मोनोपोली के। पहला आपका कॉजेज हो सकता है कि किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया और फिर उसका क्या करा लिया, पेटेंट करवा लिया, तो उस प्रोडक्ट पर क्या हो गई, उसकी मोनोपोली हो गई। ठीक है, कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट भी मोनोपोली क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिखा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का। अब कहीं किसी इलाके में जो है वो आपका टाटा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सप्लाई कर रहा है, किसी एरिया में आपका रिलायंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। तो जिस एरिया में टाटा सप्लाई कर रहा है वहाँ रिलायंस नहीं कर सकता, क्योंकि उस एरिया का लाइसेंस गवर्नमेंट ने किसको दे रखा है, टाटा को दे रखा है। और जिस एरिया में रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है वहां पे टाटा नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया का जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ने किसको दे रखा है, रिलायंस को दे रखा है। तो काफी टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्रिएट करती है। कौन क्रिएट करती है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली को क्रिएट करती है। और तीसरा, गवर्नमेंट खुद अपने आप में मोनोपोली रखती है। जैसे कि मान लीजिए आपका इंडियन रेलवे, तो रेल के ऊपर मतलब आपकी जो पटरी है उसके ऊपर ट्रेन ही चल रही है ना, तो वो क्या है, मोनोपोली है गवर्नमेंट की। ठीक है, मेट्रो वाला मैटर थोड़ा अलग है, मेट्रो को आप मिक्स मत कीजिएगा इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। ठीक है, अब ट्रेन का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है क्या, नहीं है। प्राइस मेकर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोनोपोली के अंदर जो सेलर है वो खुद प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस मेकर होता है। ठीक, और ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, एक तो आपका यहीं से सवाल बन जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो सकता है, तो मोनोपोली में हो सकता है। अब यहाँ पर तीन तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। एक है आपका सेकंड डिग्री और एक है आपका थर्ड डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आप लोग कोई टी शर्ट परचेज करने के लिए गए और आपके सेलर ने बोला कि 1000 रुपये की टी शर्ट है, तो आपने कहा कि नहीं भैया मेरे पास तो 600 रुपये में दे दो। तो काफ़ी टाइम क्या करेगा, वो आपको 600 रुपये में दे देगा। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, आप लोग ऐसे इमेजिन करके गए कि 500 रुपये में अगर टी शर्ट मिली तो ले लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, 500 रुपये मेरा बजट है। और आपको क्या हुआ, 400 रुपये में टी शर्ट मिल गई, तो आपके पास में 100 रुपीज़ क्या हो गया, सरप्लस बच गया। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि सरप्लस क्या होता है। ठीक है, सॉरी, सरप्लस यानी आप सोच के गए थे कि 500 रुपये में लेके आऊंगी, लेकिन 400 में मिल गई, तो 100 रुपये क्या हो गया, आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक, और थर्ड सिचुएशन क्या होती है कि आपका जो सेलर है वो कोशिश करेगा कि ये जितने पैसे खर्च करने के लिए लेके आया है ना, सारे के सारे मेरे को निकलवाने हैं। तो उस समय क्या होगा, आप सरप्लस बचा नहीं पाएंगे, और उसी को बोला जाता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, सेकेंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है आपका बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब मान लीजिए आप शैम्पू की बोतल लेने के लिए गए। ठीक, शैम्पू का एग्जांपल लेते हैं, तो उस पर था कि 200 ml शैम्पू मिल रहा है कितने रुपए में, 100 रुपीज़ में, और 500 ml शैम्पू मिल रहा है 200 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यानी 100 रुपये में आपको सिर्फ 200 ml मिल रहा है, लेकिन अगर आप 200 रुपये देते हैं तो आपको ज़्यादा मिल रहा है, 500 ml मिल रहा है, जबकि अगर अकॉर्डिंग टू 100 देखें तो 400 ही मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ी वो थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है। तो इसको बोला जाता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और सेकंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपका बेस्ड ऑन क्वांटिटी होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए
इसके अंदर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये होता है आपका लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान है, किसने मिठाई की दुकान खोल रखी है, तो रसगुल्ले की बात करते हैं थोड़ा, है ना, रसगुल्ले की बात करते हैं। तो वो दिल्ली में रसगुल्ले बेच रहा है 150 रुपये किलो, और उसने अपनी ब्रांच खोल ली मान लीजिए बेंगलोर में, तो वहां पर रसगुल्ले बेच रहा है वो 200 रुपये किलो। यानी लोकेशन के हिसाब से उसने क्या किया, प्राइस को चेंज कर दिया, और इसी को बोला जाता है आपका प्राइस डिस्क्रिप्शन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली समझ में आ गया, परफेक्ट कंपटीशन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और जो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही एग्जिस्ट करता है। द मार्केट कंटेन फीचर ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों के ही फीचर्स इसमें होते हैं। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज मोर कॉमन देन प्योर कंपटीशन एंड प्योर मोनोपोली, उससे ज्यादा ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ये तो मैंने आपको बताया। देखिए द लार्ज ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर होते हैं, बता दिया था जब हमने चैप्टर शुरू किया था। परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में कम होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप मोबाइल लेने जाएंगे तो आपको पता नहीं कितनी तरह के मोबाइल मिल जाएंगे, कितनी कंपनियों के मिल जाएंगे, कितने उसमें अलग अलग फीचर्स होंगे। टीवी एलईडी आप खरीदने जाइए, एन नंबर ऑफ वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो ये मोनोपोलिस्टिक मतलब कंपटीशन है, ठीक है, जहां पर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, याद रखना है, और प्राइस नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। चलिए अब पढ़ते हैं हम ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज सेलर्स, मैंने आपको बताया था ओलिगो का मतलब यही होता है फ्यू, ठीक है, 2 4 5 7 10 प्लेयर होंगे आपके मार्केट में, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कह रही है कि ये काम नहीं करना, मतलब इतना खतरनाक उन लोगों ने राज बनाया हुआ होता है कि आप अगर जाएंगे भी उस इंडस्ट्री में तो भी ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए पेप्सी और कोको कोला का एग्जांपल ले लीजिए, तो पेप्सी और कोको कोला ने इतना ज़्यादा मतलब दुनिया के ऊपर राज किया है अपना, कि अगर कोई छोटा मोटा कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला आ भी गया ना तो वो ज़्यादा टिक नहीं पाता, ठीक है। तो उसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि कोई डर के मारे शुरू नहीं करेगा ये धंधा, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर यानी कि कंपटीशन तो होता है लेकिन वो ग्रुप बिहेवियर में होता है। जैसे आपका कोक है, आपका पेप्सी है, तो कंपटीशन आपको दिखता है कि कंपटीशन है, लेकिन ये ग्रुप बिहेवियर के साथ में चल रहे हैं। अगर ग्रुप बिहेवियर से नहीं चल रहे होते तो आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरह हो जाता। जैसे आपका अगर एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया, ये सब अगर मिलकर चल रहे होते ना, ग्रुप बिहेवियर कर रहे होते, तो जियो एंट्री नहीं कर पाता। लेकिन जियो ने क्या किया, देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप बिहेवियर नहीं कर रहे, चलो आ जाओ, और सबको पेल दिया। यानी कि ओलिगोपोली में क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर होता है, और ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ओलिगोपोली 2 4 तरह की हो सकती है, बता देती हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी प्योर ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक। और इसको बोला जाता है प्योर ओलिगोपोली। एक है आपकी ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए कोलिजिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जिसे पहले ये देख लीजिए। एक होती है प्योर ओलिगोपोली, एक होती है इम्प्योर ओलिगोपोली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बता देती हूँ। इम्प्योर भी होती है, इम्प्योर ओलिगोपोली, और उसको बोला जाता है कि जहाँ पर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसको इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं हम, इम्परफेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 2, इसको मेंशन कर लीजिए आप। थर्ड देखें तो कोल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव। अब कोल्यूसिव का मतलब हो गया कि मिलजुल कर चल रहे हैं। जैसे अब मैंने आपको कोक और पेप्सी का मतलब बताया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन तो कर रहे हैं लेकिन एक साथ में मिलकर चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और मैंने आपको एग्जांपल दिया वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल का, तो है तो ये भी ओलिगोपोली, लेकिन ये कैसी ओलिगोपोली है, ये है आपकी कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। आई बात समझ में, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब बाकी आप नाम याद रख लीजिएगा, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अदर फॉर्म्स भी होती है मार्केट की जो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं 1 मिनट में। एक आपकी ड्यूओपोली, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने प्लेयर्स होंगे, 2 प्लेयर्स होंगे, और ये किसका पार्ट है, आपका ओलिगोपोली का पार्ट है। बस इतना ही याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट है आपका मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी क्या होता है? इन विच सिंगल फर्म इज ओनली द बायर ऑफ द फैक्टर। जैसे कि आपके जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट है वही परचेज कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ द फैक्टर। ठीक है, सिंगल बायर ऑफ द फैक्टर होता है, सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट होता है। जैसे कि जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स है तो वो हम तो क्यों ही खरीदेंगे, आपका गवर्नमेंट ही खरीदा है, तो उसको बोला जाता है मोनोप्सोनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओलिगोप्सोनी। तो इसमें क्या बोला जाता है? इस मार्केट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, यानी कि नंबर में कम होंगे, यानी संख्या में कम होंगे आपके बायर्स, लेकिन बड़े प्लेयर्स होंगे, उसको बोला जाता है ओलिगोप्सोनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बायलैटरल मोनोपोली। और बायलैटरल मोनोपोली किसको बोलते हैं? जो आपका कॉम्बिनेशन होता है मोनोपोली मार्केट का और मोनोप्सोनी मार्केट का। और ये इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना आपको कि बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली मार्केट और मोनोप्सोनी मार्केट जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए, तो बहुत ही अच्छे से टिप्स पे, बिल्कुल जो जो इंपॉर्टेंट है वो टिप्स पे हमने याद कर लिया है। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम छोड़ के नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट इज विच नंबर ऑफ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर लोकेशन के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, और यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोप्सोनी मार्केट, अभी अभी पढ़ा था, इज कॉल्ड बायलैटरल मोनोपोली मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। ये बोल रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग, यानी जहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है वो प्राइस टेकर होता है, तो यहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल मोनोपोली अराइजेस, मतलब नेचुरल मोनोपोली कब अराइज होती है? देखिएगा, देर इज ए इननुमरस गुडविल एंजॉयड बाय अ फर्म। देखते हैं। देर आर स्ट्रिजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। देर आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपका राइट आंसर यही होगा। नेचुरल मोनोपोली कहाँ पर होती है? जहां पर वेरी लार्ज इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, स्टॉक एक्सचेंज इज एग्जाम्पल ऑफ, मैंने अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया था स्टॉक एक्सचेंज का कि स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है। नाम से पता चल रहा है, रेगुलेट कर रहा है, सेबी रेगुलेट कर रहा है, यानी कि किसका एग्जाम्पल है? ये रेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी सेड टू हैव एन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि कौन सी कमोडिटी ऐसी है जो इंटरनेशनल मार्केट के लायक है? आपका पेरिशेबल गुड्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दो दिन में खराब हो जाता है ये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क जो कमोडिटीज होती हैं वो प्रिफर करी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज, यानी कि मार्केट अगर, मतलब आपको बेसिकली पूछा है एसेंशियल ऑफ मार्केट, जो हमने दो चार देखे थे, तो हमने पढ़ा था कि जहां पर कम से कम क्या क्या होना चाहिए एसेंशियल में, कि वहां पर बायर्स भी होने चाहिए और सेलर्स भी होने चाहिए। जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलेंगे उसी को तो हम मार्केट बोलेंगे। तो इसको बोला जाएगा क्लोज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और वही आपका एसेंशियल है आपके मार्केट का। यानी मार्केट क्या होता है? जहां पे बायर्स और सेलर मिलेंगे, सिंपल लैंग्वेज है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है वो बताना है। अंडर मोनोपोली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोनोपोली जो होती है उसके अंदर फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, आपको तो गलत बताना है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, ए मोनोपोलिस्ट में रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड राइज द प्राइस बढ़ा सकता है, भाई उसके हाथ में मोनोपोली, ये कर सकता है, ये भी ठीक लग रहा है। कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी हेट्रोजीनियस, ये गलत है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो कमोडिटीज हम ऑफर करते हैं वो होमोजीनियस होती है, और आपको इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस बार करेक्ट पूछा है, बताइएगा। प्राइस रिजिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल
Under perfect competition, factor of production do not have more freely as there are legal restrictions or an industry consists of many firms. बताइए क्या हो सकता है, सोचिए इसके बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो सही है वो बताना है कि प्राइस रिजिडिटी एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का, या फिर सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, under perfect competition factor of production do not move freely as there are legal restriction or an industry consists many firms. तो एक इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी फर्म्स को जो है वो कंसिस्ट करती है, ये आपकी सही है. द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म विल बी, हमेशा याद रखना है जो मोनोपोली का आपका फर्म का कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. The firm and the industry are one and the same in. अभी मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मैंने बताया था कि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, आपका फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है, और यही राइट आंसर है. चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू, टाइम से रिलेटेड होता है, बिल्कुल होता है. साइज से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड होता है. इनकम से रिलेटेड होता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका डी, एनी ऑफ द अबव. द कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन की कंडीशन आपको बतानी है. देखिए, द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है वहां पे, फ्रीली एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. तो मुझे तो भाई ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं वहां पे, ठीक है, फ्री एंट्री और एग्जिट भी होता है वहां पे, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट आपका सेक्युलर पीरियड, मैंने बोला था टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सेक्युलर पीरियड किसको बोलते हैं, जो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15. जनरली पेरिशेबल गुड्स है लाइक बटर, एग, मिल्क, वेजिटेबल्स विल हैव, ये आपको कहाँ पे मिलती है. आपको अगर मान लीजिए बटर खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, तो आप कहाँ से, इंटरनेशनल मार्केट से लेने थोड़ी जाओगे, कहाँ से लेने जाओगे, लोकल मार्केट से. बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. मैंने बताया था मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस मेकर होता है आपका मोनोपोलिस्ट. बहुत ही इजी सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ, किसका फीचर है ये आपका, मोनोपोली का. क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपका मोनोपोली में होता है. मैंने आपको बताया भी था कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, याद आया. चलिए, अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइजेस, कितना कंट्रोल होता है प्राइस पर, तो मैं बोलूंगी वेरी कंसिडरेबल, यानी बहुत ज्यादा होता है. ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट refers to a place where buyer and seller bargain a product or a service for a price. और ये पहला ऑप्शन है और यही आपका सही है. भाई मार्केट क्या होता है, जहां पर बायर है, सेलर है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, बस कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये तो उसके स्टेज चलते हैं. बायर है, सेलर बार्गेनिंग कर रहा है, ठीक है, बस इसी को बोलते हैं हमारा मार्केट. टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय, मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया था कि आपका जो अल्फ्रेड मार्शल जी जो थे आपके, इन्होंने बोला था कि आप मार्केट को टाइम के बेस पर भी डिवाइड करो, यानी कि द टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. चलिए, इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, आपकी जो सप्लाई होती है वो फिक्स होती है, और ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था. अब बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ, अब मैं नहीं समझाऊंगी. चलिए, a market structure in which many firms sell product that are similar but not identical is called, वापस पढ़ो, a market structure in which many firms sell product that are similar but not identical is called monopolistic competition. Which of the following statement is accurate regarding a perfectly competitive market? इसको बताइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. Which of the following statement is accurate regarding a perfectly competitive firm? Demand curve is downward sloping. The demand curve always lies above the marginal revenue curve. Average revenue need to be equal to the price. Price is given and determined by equilibrium to entire market. ये बिल्कुल सही बात है. परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जहां पर आपका सप्लाई और डिमांड मिल जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहीं पर आपका डिसाइड होता है प्राइस.
ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सोचिए थोड़ा सा इस बारे में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज हैव फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो भाई जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइस टेकर होता है आपका सेलर, तो प्राइस के ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन primarily बिकॉज a monopolistic competition firm can defend their products, a perfect competition firm can defend their products, monopolistic competition entry into industry is blocked, ये तो नहीं होगा। monopolistic competition there are relatively few barriers to entry, कोई entry की barriers नहीं होती। इन दोनों में से देख लेते हैं कि perfect in monopolistic competition firm can differentiate their product, बिल्कुल सही बात है। और मोनोपोली आपसे पूछा भी यही है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन primarily बिकॉज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है जो मोनोपोलिस्टिक है, और इसी बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं परफेक्ट मार्केट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोनोपोली में अराइज इन अ प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन पूछिए मोनोपोली के, मैंने आपको कॉजेज बताए थे, 2-3 कॉजेज बताए थे, बस वहीं से आपका क्वेश्चन पुट हुआ है। अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज ऑन बाय अ सिंगल फर्म, द गवर्नमेंट हैज गिवन द फर्म पेटेंट राइट टू प्रोड्यूस द कमोडिटी, दोनों ही सही है। पेटेंट राइट वाला मैंने आपको बताया था। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑफ स्केल मेक प्रोडक्शन बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंटली, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अ मार्केट में भी क्लासिफाइड, नेचर के हिसाब से, तो नेचर के हिसाब से हमने पढ़ा था कि, बताइए आप लोग देखिए सोचिए इसको, नेचर के हिसाब से आपका रेगुलेटेड मार्केट और इरेगुलेटेड तो होगा नहीं, क्योंकि वो रेगुलेशन के हिसाब से हो गया। होलसेल मार्केट भी नहीं हो सकता, लोकल मार्केट भी नहीं हो सकता, यानी कि स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट जो है वो मैंने बताया था कि ये किसके बेसिस पे होते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash implies that the time available is adequate for altering the supplies by altering even the fixed factor of production, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें आपके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हो जाते हैं। implies that the time available is adequate for altering the supplies by altering even the fixed factor, यानी जब आपका लॉन्ग पीरियड होता है तब हम बोलते हैं कि सारे फैक्टर्स जो है वो आपके क्या हो गए हैं, वेरिएबल हो गए। चलिए, इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड मार्केट, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो आपकी फिक्स्ड रहती है। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन इज फिक्स्ड थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर एन इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन, तो जहां पर आपका डिमांड एंड सप्लाई मिल जाए वहीं पर, मैंने आपको कर्व बना के बताया था कि जहां पर आपका डिमांड एंड सप्लाई मिलेगा उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और उसी पॉइंट पर हमारी क्या रेट तय करी जाती है, रेट डिसाइड होती है, और वहां पर आपका बायर्स भी हैप्पी रहता है और सेलर भी खुश रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और कितना आप लोगों को समझ में आया और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।